अब से करीब 25 साल पुरानी ये बात है। बात कर रहा हूँ साल 1999 की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर और एक ज़िला है अलीगढ़। दरअसल अलीगढ़ और बुलंदशहर को जोड़ने के लिए एक मार्ग है, नेशनल हाईवे 91। हाईवे के किनारे एक लड़की, दोपहर का वो समय हो रहा था और उस वक्त वो लड़की नवजात, जो कि 2-4 दिन की ही लड़की होगी, वो रो रही थी, बिलक रही थी। इसी बीच में से किसी व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उस व्यक्ति की नज़र पहुँचती है क्योंकि वो आवाज़ सुनकर उसके पास पहुँच जाता है। अब वहाँ उस बच्ची को गोद में लेता है और ये देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से आई है, किसकी है और किसने इस लड़की को यहाँ पर डाल दिया है। अब वो व्यक्ति इंतज़ार करता है, काफ़ी समय बीत जाता है। जब लड़की को लगातार भूख लग रही थी, उस बेटी को वो अपने घर ले जाता है, अपनी पत्नी को पूरी कहानी बयाँ करता है। उसकी यानी कि पत्नी ने इंतज़ाम किया उसके खाने-पीने का और उसके बाद फिर रात हो जाती है, दिन निकलता है। वो महिला कहती है कि तुम जाकर वहीं पहुँच जाओ, जहाँ ये लड़की मिली थी। हो सकता है कि उसके परिवार के लोग वापिस आ जाएँ, हो सकता है आ जाएँ तो उसे लड़की को वापिस कर देना। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बात को मानते हुए हाईवे के किनारे 1-2 दिन नहीं, महीनों तक इंतज़ार किया था, लेकिन कोई लौटा ही नहीं। शायद उस लड़की से वो नफ़रत करता होगा, शायद वो उस लड़की को चाहता ही नहीं था। धीरे-धीरे वक़्त गुज़र जाता है और उस लड़की के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से आई है, किस रूप में मिली है। घर में और भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को इस बात का एहसास तक होने नहीं दिया और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस खुद लड़की को भी एहसास नहीं होने दिया कि वो कहाँ से आई है। जब बड़ी होती है, उसकी एजुकेशन के साथ-साथ उसकी शादी भी हो जाती है। अब वो लड़की 25 साल की है और एक शानदार ज़िंदगी जी रही है। दरअसल जो व्यक्ति जिसने ये कहानी मुझे बताई थी, वो तो इस दुनिया में है नहीं, उनके परिवार के लोग हैं। उनका नाम लेना, उस लड़की का नाम लेना, क्योंकि उसके बारे में अगर बताया गया, तो शायद सही नहीं होगा। लेकिन एक इंसानियत के नाते कि ऐसे-ऐसे व्यक्ति भी इस दुनिया में हैं और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये 2 माँओं की कहानी है। उन 2 माँओं पर उनके पति, उनके सास, उनके ससुर, बाकी परिवार के लोगों ने कितना ज़ुल्म किया था, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनकी बेटियाँ पैदा हुई थीं। इन 2 माँओं की कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। गुजरात प्रदेश का एक शहर है अहमदाबाद और अहमदाबाद का ही एक इलाका लगता है वस्त्रपुर। दरअसल 1 दिसंबर साल 2000 को एक लड़की होती है जिसका नाम अमीषा याग्निक होता है। उसकी शादी हो जाती है धूमधाम से। उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में बेहतरीन चल रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे सास, ससुर, पति ये सब मिल जाएँगे। 15 अगस्त साल 2001 को वो प्रेग्नेंट हो जाती है और सबसे पहली प्रेग्नेंट होने की खुशी वो अपने पति से शेयर करती है। पति से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ न कुछ है। उस खुशी का इज़हार जैसे उसने अपने पति से किया, तो पति भी खुश हो जाता है। बात सास, ससुर तक और परिवार के बाकी लोगों तक पहुंच जाती है। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। सबके सब लोग इंतजार कर रहे थे कि इस घर में एक किसी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन अचानक ही पता नहीं परिवार के दिमाग में क्या आता है, कहते हैं कि अमीषा याग्निक, तुम्हें हम डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, बस ये देखने के लिए बच्चा स्वस्थ है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक वो बात मान जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल बच्चा स्वस्थ है और इसका अच्छे से ख्याल रखना, सब कुछ ठीक था। और 1-2 दिन के बाद फिर से पता नहीं फिर क्या दिमाग में आता है, फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब बस ये जानना चाहते थे, लेकिन अमीषा याग्निक को ये नहीं पता था कि ये क्या अब की बार क्यों लेके आ रहे हैं। दरअसल वो ये जानना चाहते थे कि ये लिंग क्या है, यानी कि लड़की है या फिर लड़का है। गर्भ में पल रहे इस बच्चे की जांच कराने के लिए सास, ससुर, पति सभी लोग कोशिश करने लगते हैं। आखिरकार उन्हें सफलता इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वो अपनी पत्नी को सही बात बता नहीं पा रहा था। आखिरकार डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन लगते ही वो बेहोश हो जाती है और जब आंख खुलती है तो उसे अपने पेट में कुछ हल्कापन सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई चीज़ गायब हो चुकी है, यानी कि उसका गर्भपात हो चुका था। वो महिला घर आकर रोने लगती है, बिलखने लगती है, अपने पति से कहने लगती है कि आखिरकार मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था तुमने उसे क्यों निकाला। पति कहता है कि जो हुआ है उसे माफ़ करो, ख़त्म करो। तुम्हारे पेट में दरअसल लड़की पल रही थी और माँ बाप को इस बात की मंजूरी नहीं थी। वो चाहते थे पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए, इसलिए ये सब करा दिया। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब जो अमीषा याग्निक थी उसने सब्र कर लिया। उसने कहा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, ना अपनी माँ, अपने बाप, ना परिवार के किसी सदस्य को, क्योंकि उसे लगता था कि यदि ये बात अपने मायके में बताएगी तो शायद ये ससुराल वाले उसको छोड़ देंगे और छोड़ेंगे तो फिर वो कहाँ रहेगी। परेशान होकर अपना जो भी था अपने तसल्ली करती है और अपना आराम से घर बैठ जाती है। कुछ वक्त और बीतता है और कुछ वक्त बीतने के बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर से पति को शेयर करती है और पति फिर से जांच कराने के बहाने उसे किसी न किसी तरकीब से वहाँ ले जाता है। जैसा उसका पहली बार में हुआ था, ठीक वैसा ही
उसके साथ दूसरी बार में हो जाता है। दूसरी बार में भी खूब रोती है, बिलखती है, लेकिन करती तो क्या करती। इस तरह से तीसरी बार, इस तरह से चौथी बार, इस तरह से पांचवी बार, इस तरह से छठी बार, लगातार उसके साथ ऐसे ही हो रहा था। और उसके अब तक 6 बच्चों को, यानी कि जो पल रही थी बेटियां, जैसे जैसे पता चल रहा था कि बेटियां ही हैं पेट के अंदर, उन्हें गिरा दिया जाता था। और डॉक्टर इस बात के लिए अच्छी खासी रकम लेते थे। और जब कभी हॉस्पिटल में पहुंचते थे तो डॉक्टर साहिबा जो होती थी वो कहती थी जय श्री कृष्णा, यानी कि अगर लड़का है तो जय श्री कृष्णा, और जय माता दी अगर बोल दिया तो लड़की है। तो हर बार जो उधर से आवाज आती थी तो जय माता दी करके आवाज आया करती थी। 7वां बच्चा उसके पेट में पल रहा था। अब अमीषा याग्निक ने सोचा कि इस बच्चे को वो किसी भी कीमत पर गिराएगी नहीं। अब यहां से किसी भी तरकीब से बहाना करके वो अपनी मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो किसी न किसी बहाने से मायके में ही रहती है। उसके पेट में बच्चा पल रहा था। अब तक उसकी 6 बेटियां गिर चुकी थीं। 7वीं, उसे ये पूरा भरोसा यकीन था कि 7वीं भी बेटी ही होगी। अब जब अपने मायके में रहती है तो कुल मिलाकर उसको मायके में ही एक बेटी पैदा हो जाती है। अब तक जो मरी सो मरी, उसने अगले से ये सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो इस 7वें बच्चे को मरने नहीं देगी। लेकिन ससुराल वाले मायके पहुंच जाते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हुआ है पहले उसे माफ करो और एक काम करते हैं, घर पे चलते हैं। कुल मिलाकर किसी न किसी बहाने से उस अमीषा याग्निक को अपने घर लेके आ जाते हैं। और घर लाने के बाद उसके साथ अब यहाँ पर खूब मार पिटाई होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटी को जन्म देने की। उसके साथ खूब मारपीट होती है और मारपीट करने के बाद उसे धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बच्ची यहीं रहेगी। यानी कि जो बच्ची उसे पैदा हुई थी, अब उसे खतरा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये इसे मार डाले। कुल मिलाकर उसे घर से निकाल देते हैं। वो लड़की परेशान हो जाती है। कुल मिलाकर वो वकील का सहारा लेती है और कहती है मुझे मेरी बेटी दिलवा दो। जब बेटी लेने के लिए जाते हैं तो साफ साफ कहते हैं कि एक ही शर्त पर आपको बेटी मिलेगी, और वो शर्त यह है कि तुम्हें तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अब अमीषा के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपनी बेटी को चाहती ही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को लिया और तलाकनामे पर हस्ताक्षर का किया और वहां से वो चली जाती है। फिर वो मायके में ही रहकर अपनी बेटी की परवरिश करती है। अगर हम आज की बात करें तो वो आज इस लगभग 20 साल की के आसपास वो लड़की हो चुकी है और एक अच्छी जिंदगी जी रही है। ये कहानी सत्यमेव जयते के पहले ही पार्ट में थी। इस कहानी का दूसरा पार्ट कुछ इस तरह से होता है कि एमपी मानिए मध्य प्रदेश का एक शहर है मुरैना, और मुरैना की ही एक कॉलोनी होती है यादव कॉलोनी। यादव कॉलोनी में परवीन खान नाम की एक महिला होती है। साल 1994 में उसकी शादी होती है इस्लामपुर के रहने वाले हनीफ खान से। हनीफ खान से शादी हो जाती है। उसकी जिंदगी भी बड़ी अच्छे से गुजर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के 3 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको जो पेट में उसके बच्चा पल रहा था वो बेटी होती है। और इस बात की जब बेटी होती है, वो हॉस्पिटल में बेटी पैदा होती है, तो पति उस अपनी पत्नी यानी कि परवीन खान को जिस हालत में वो थी हॉस्पिटल में, उसी हालत में छोड़ जाता है। और घर पर आने के बाद इस तरह से माहौल बन जाता है जैसे मातम बन रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी खुद आती है अपनी बेटी को लेकर, वो पूछती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल में क्यों छोड़ के चले आए, ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि पहला जो बच्चा हो वो बेटा ही होना चाहिए, लेकिन तुमने बेटी दी है, इसलिए मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। बेटी जो पैदा हुई थी उसकी परवरिश करते रहते हैं। और वक्त जब आगे बढ़ रहा था, कुछ दिन के बाद, ये बात है साल 2000 की, साल 2000 में दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार हनीफ खान ने कोई चांस नहीं लिया, अपनी पत्नी से साफ साफ कहा कि जब अगर प्रेग्नेंट हो गई हो तो मैं तुम्हें इसकी जांच कराऊंगा जरूर कि पेट में बच्चा है या बच्ची है। कुल मिलाकर वो डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर को फीस दी जाती है और ये पता चल जाता है कि पेट में लड़की है, यानी कि लड़का नहीं है। अब वो परेशान हो जाता है, डॉक्टर से कहता है कि जो पैसे लगते हैं सो लगते हैं, इसका अबॉर्शन कराओ और मुझे ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बात पर परवीन खान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आंगनवाड़ी के लिए काम किया करती थी, आखिरकार उसको अपने पति के साथ रहना था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ विरोध प्रदर्शन कर नहीं पाती है। अब उसको पहला बच्चा इनकी बेटी थी, दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, वो गर्भ गिरा दिया जाता है। फिर से एक बार मौका आता है, तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है, फिर से उसकी जांच कराई जाती है और जांच कराने के बाद पता चलता है कि वो फिर से लड़की उसके पेट में पैदा है। उसके बाद फिर से उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है। अब वो चौथी बार जब प्रेग्नेंट होती है तो इस बार वो थोड़ी परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद, क्योंकि 2 बच्चों को पहले से ही गिरा दिया गया था, तीसरा बच्चा अपने आप से गिर जाता है। यानी कि अभी तक उसके पेट में 3 बार गर्भपात हो चुका है, 2 बार कराया गया था और 1 बार अपने आप से हो जाता है। इस बार उसने परवीन खान ने सोचा कि जब भी वो प्रेग्नेंट होगी, इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं लगने देगी कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है। और उसके पेट में बच्चा पल रहा था और इस बात की भनक उसने अगले 5 महीने तक
लगने ही नहीं दी। जैसे ही 5 महीने हो जाते हैं, उसका पेट धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। पति यानी कि हनीफ खान की परवीन खान पर नजर पहुंच जाती है। उसका बढ़ते हुए पेट को देखकर कहता है कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो और तुम्हारा पेट तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। जैसे ही उसने कहा कि हाँ, मुझे भी नहीं पता चला इस बात का। अब वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता करते हैं तो लड़की ही पेट में थी। पति को बेइंतहा गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर से कहा जाता है कि इसका अबॉर्शन करो। उन्होंने कहा कि वक्त अब ज्यादा बढ़ चुका है, अगर हमने अबॉर्शन किया तो जो पेट में बच्चा पल रहा है वो मर सकता है और माँ भी मर सकती है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे ही वो महिला घर पे आती है, उस महिला को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जिंदगी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और ये बच्चा उसका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन पति ने लाठी हो, डंडा हो, थप्पड़ हो, घूंसा हो, लात, जिस तरह से वो उसे पीट सकता था उस तरह से पीटा। और पीटने के बाद आसपास के लोगों तक आवाज पहुंचती है। आसपास के लोगों ने बचा लिया, लेकिन आए दिन उसके साथ फिर टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। किसी न किसी बात पर मार पिटाई शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर उस बच्ची के साथ वो पिटती रही, और वक्त आने पर जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के बाद आराम से, एक इत्मीनान से जिंदगी जीने लगती है। उसे लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। एक आध 2 साल और बीत जाता है, बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। एक बेटी थी जो पहली बड़ी हो चुकी थी, छोटी बच्ची थी। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का वो महीना था। वो महिला अपनी रजाई के अंदर सो रही थी। इसी बीच में पति कहीं से बाहर से आता है, अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि तुम ये पैसे लो और जाकर बाहर कुछ खा पी के आओ और घूम फिर के आना। दोनों बच्चियां घर से बाहर निकल जाती हैं। परवीन अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, रजाई उसने ओढ़ी हुई थी। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार आज उसके साथ होने वाला क्या है। उसने ऊपर चढ़कर उसकी रजाई के ऊपर कुछ इस तरह से उसके हाथ और पैरों को दबाया, जिस तरह से कि वो अपने हाथ पैर चला ना सके। अब सिर्फ रजाई से बाहर था तो चेहरा था, और उसने उसके चेहरे को, चाहे नाक हो, चाहे वो शरीर का कोई हिस्सा हो, होठ हो या गाल हो, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसने जो हनीफ खान ने अपनी बीवी का अपने दांतों से ना कुचला हो। यानी कि पूरे चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। उसने बस ये कह रहा था हर बार कि तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर बहुत नाज है, मैं तुम्हारा चेहरा ऐसा कर दूंगा कि तुम खुद भी इस चेहरे को आईने में देखने लायक रहोगी नहीं, क्योंकि तुम मेरा वंश नहीं चलने देना चाहती हो। जब इस तरह से होता है, आधे घंटे तक वो महिला चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, क्योंकि चीख पुकार इस घर में कोई पहली बार नहीं थी, किसी ना किसी बात पर होती रहती थी। लेकिन आज की जो चीख पुकार थी वो बहुत भयानक थी, और उसने अपने दांतों से उसके चेहरे को बहुत पूरी तरह से बिगाड़ दिया। वो मैं आपको बराबर में फोटो लगाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दिख जाए कि किस तरह से उसके साथ, परवीन के साथ हालत हो गई थी। जब हद से बात ज़्यादा बढ़ जाती है, आसपास के लोगों को पता चल जाता है, उस महिला को बचाया जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो चेहरा उसका पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसके बाद फिर एक जयपुर के डॉक्टर के पास कोई सलाह देता है कि आपको जयपुर में फलां डॉक्टर से मिलना चाहिए। जयपुर के एक डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज किया, उपचार किया, और उपचार करने के बाद उसका चेहरा पहले जैसा तो नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। आखिरकार उस महिला की अपनी जान बची, और उसने हमेशा हमेशा के लिए फैसला किया कि वो अपने पति से दूर रहेगी, बिल्कुल अलग रहेगी। और उसने, जो उसकी बेटियां होती हैं, अपनी बेटियों के सहारे से वो अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। उधर जो अमीषा याग्निक होती है वो भी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती है, और उसके भी बच्चे अच्छे खासी एक जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। एक अमीषा और परवीन, दो महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा करने के लिए किस तरह के जतन किए, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की मार पिटाई, किस तरह के टॉर्चर झेले। और एक वो व्यक्ति जिसे हाईवे के किनारे एक लड़की मिलती है, उसे अपने सीने से लगाता है और अपनी बिटिया की तरह, अपने बच्चे की तरह पालता है, पोसता है। और ऐसे ही ना जाने कितने लोग हैं जो गर्भ में पल रहे बच्चों की जांच कराते हैं और किसी ना किसी बहाने से उसका गर्भपात करा देते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे। ऐसे बताया जाता है कि अनपढ़ लोग ऐसे काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि अनपढ़ लोग ऐसे काम नहीं करते, बल्कि पढ़े लिखे जो अच्छी सोसाइटी में रहने वाले हैं, हाई सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, इस तरह के काम ज़्यादा करते हैं। यदि ऐसे लोग काम करते हैं तो आप लोग पुलिस को शिकायत करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। और जब आप पुलिस से शिकायत करेंगे तो इस बात की पुलिस गोपनीय रखती है मामले को, और किसी को इस बात की कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।